नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन के 16वें भाग को सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उपन्यास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गबन उपन्यास का 16वां भाग। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहां के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपए का इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाकेय सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से तो ऐसा ही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने ही शतरंज बाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश न गई। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र के ऊपर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी परिचय नहीं था, पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे नहीं रहा गया। बोला, आप लोगों में से किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबल पोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कि कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपए अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारे हल कर दे, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई उज्र नहीं है, देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते, हल क्या करेंगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा बोला, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा बोला, जरा दो एक चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल कर ही लूंगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूं। जरा कागज पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूं। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिरकर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजामित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मुहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क की कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से वह मानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी, उन सब का नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आहा, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलांचे लगाई, मूछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवी दिन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवी दिन बोले, जानता क्यों नहीं हूँ, यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे मालूम न हो? प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बातें करता है, मगर है हिम्मत का धनी।
2 बेर जेहल हो आया है। रमा बोला, आज जरा वहां तक जाओगे? देवी दिन ने कातर भाव से कहा, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं ना जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है? नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है? देवी दिन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूं कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में न पड़ूंगा, न किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूं तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, दादा तुम तो दिल लगी करते हो, मेरा एक बड़ा जरूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपया इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। यही भय है, नहीं मैं खुद चला जाता। लेकिन तुम नहीं जा रहे तो मुझे लाचार होकर जाना ही पड़ेगा। बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूँ। देवी दिन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं? देवी दिन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे? इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारथ चली जाएगी। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगा। कल इतवार है, किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम वह मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छापकर रुपया हजम कर ले। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा, तुम्हें न जाने दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूंगा? तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ मैं चला जाऊं, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा, अभी भेंट भी हो जाएगी। दफ्तर में ही रहते हैं, फिर घूमने घामने चल देंगे तो 10 बजे से पहले न लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे बाद जाना, क्या हरज है? देवी दिन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूँ, अभी बुढ़िया देर में आएगी। यह कहते हुए देवी दिन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाई आई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, कहाँ गए? जरा बोझ तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गो ने पूछा, वह कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या। मैं मर मर कर कमाऊं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाए और चरस पिए। रमा जानता था देवी दिन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन सा नशा छूटा है? चरस यह पिए, गांजा यह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग भी इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई, या राम जाने खाते हो। मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ, कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली रखकर नाक में दम आ गया है। भगवान उठा ले जाते तो यह कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला। तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू न रोए तो कह देना, कोई कहता था क्या पैसे हुए तेरे। मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो, गर्दन टूट गई मेरी। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ, गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना, यह ले, कल फिर चले आना। मजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट न भरेगा। जग्गो ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टाक दो।
बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छबड़ियों में चीज़ें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीज़ों का तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोढ़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाह न होता। घड़ी भर पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ यह नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा के रखूं पर इसकी निगाह पहुंच जाती है, निकाल लेता है। कभी एकाध चीज बनवा लेती हूँ तो बस वही आंखों में इसके गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग्य में लड़कों का सुख भोगना नहीं बंधा था तो क्या करूं? छाती फाड़ के मर जाऊं? मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सांसत होती। इसी ने स्वदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया, तुम्हें मुकद्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ उधरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुकद्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने उधर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि यह जोड़ी महाब्राह्मण को दे दे, तुझे देख देख के कलह होगा। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालों की जुफल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गू को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसों पर जान देने वाली, कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मात हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया है ना बेटा? बड़े मीठे संतरे लाई हूँ, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूंगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नजरों से मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। इतने में देवी दिन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी दिन ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था? जरा मैं भी तो सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें न जानता हो। चरस की टोह में गए थे तुम? नहीं, तेरे चरण झुकर कहता हूं, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात खाना 2 कौर ज्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया और मीठा मीठा दर्द हो रहा था। झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता है कि यह बहाना है। चरस गांजा इसी टोह में गए थे तुम, मैं एक न मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है और यहाँ मेरी मरण हो जाती है। सवेरे के गए गए 9 बजे लौटी मैं। जानो यहाँ इनकी कोई लौंडी है जो घर का काम काज करके रखी रहेगी और मैं आके आराम से बैठकर खाकर सो जाऊंगी। देवी दिन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहाँ? जब तक यह न बताओगे भीतर घुसने नहीं दूंगी। देवी दिन ने सिटपिटाकर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में गया था, जो चाहे कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोककर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी? तुमने कान पकड़ा था ना
कि अब कभी अखबारों के नगीच न जाओगे? बोलो, यही मुंह था कि कोई और? तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेहल ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ। वहां जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेहल की रोटियां तोड़ोगे? देवी दिन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, यह रुपए हैं भैया, गिन लो। देख, यह रुपए वसूल करने गया था। जीना मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें गाड़कर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी, आग। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोओगे। अब सेंत मेत आदमी नहीं मिलते, तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। अब बाजार में पहरा दिलावेंगे, अदालत में गवाही करावेंगे। फेंक दो उसके रुपए, जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानाथ ने सारा वृत्तांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेघपट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं? अब मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृ भक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 हैं बेटा, 50 मुझसे ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल लो। यही एक तरफ 4-5 मोढ़े और मेज रख लेना। 2-2 घंटे साथ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आवेंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवी दिन बोला, तब चरस के पैसे मैं इस दुकान से लिया करूंगा। बुढ़िया ने बिहंसित और पुलकित नजरों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी, इस चक्कर में न रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर पर भी कभी न मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा, तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे, नेम कर्म से रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं है। मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उन वृद्ध आंखों से प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा के विचार अपने आप ही मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई हो तो फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म न लूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम एक ऐसा खटीक, ऐसा कभी हुआ है? मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटीक हैं तो बेटा भी खटीक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है माँ। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहेंगे? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह बहुत पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा, खटिक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई कोई शराब पीते हैं मुदा लुक छिप कर। इसने किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली तो मानो अंचल में आनंद की निधि भरे हो। जब से रमा चला गया था रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी।
वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने न पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वह सहर्ष खर्च कर देती। जालपा की वह रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय महसूस उठता था। वह उसे प्रसन्नमुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से उबकर वह जालपा के घर चली जाया करती थी। वहां घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहां भी वही मनहूसियत छा गई। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत का पालन करती थी। पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था। लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहां तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी। जहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य था, किंतु पुरुषों के आतुर नो भी थे, विकल हृदय भी, उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वह शान न थी, वह दौलत न थी, तो वह दिखावा भी न था, वह ईर्ष्या भाव भी नहीं थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर न मिला था। और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी न थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और जट्टूपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था। किंतु यह दुकान भी टूट गई। एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वह जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती है और इधर उधर की ढेर सारी बातें करती रहती है। कभी कभी उसके सिर में तेल भी डालती है और बालों को गूंथती भी है। गोपी और विश्वंभर से भी अब स्नेह हो गया। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती है। तो दोस्तों, आज की मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 16वां भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।